मूवी की शुरुआत अपने जीवन को दोहराते हुए जैक सुली के साथ पेंडोरा पर होती है, जो नावी लोगों के उमेटेकिया कबीले में रहने वालों के मुखिया हैं। जैक और नेत्री जो अब नेतायम, लोक और टुक के माता पिता बन गए हैं, और साथ ही एक गोद ली हुई बेटी किरी भी है, जो ग्रेस आइंस्टाइन के नावी अवतार की बायोलॉजिकल डॉटर है। बच्चे एक स्पाइडर नाम के लड़के के साथ समय बिताते हैं, जो पिछले समूह द्वारा पेंडोरा को खाली करने के बाद ह्यूमन साइंटिस्ट के साथ पीछे रह गया था, क्योंकि बच्चों को क्रायोस्टेसिस में नहीं डाला जा सकता था। और जबकि जैक के बच्चे स्पाइडर को चचेरे भाई के रूप में देखते हैं, नेत्री को लगता है कि आकाशवासियों से उसकी अपनी नफरत की वजह से स्पाइडर यहाँ के लोगों के साथ बेहतर होगा। जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जैक की खुशी जल्द ही बिखर जाती है जब जैक नेत्री के साथ आकाशवासियों को पेंडोरा पर आता हुआ देखते हैं। एक तरफ आरडीए के जहाज पेंडोरा पर उतरना शुरू करते हैं और जंगल के एक बड़े हिस्से को बर्बाद कर देते हैं और जंगल में रहने वाले जीवों को भी मार देते हैं। जैक और नेत्री अपने बच्चों और दूसरे नावी लोगों को सेफ्टी के लिए लाते हैं, लेकिन जैक अपनी वाइफ को पकड़कर रखता है, क्योंकि वो पीछे छोड़ी गई भयानक तबाही को देख रहे थे। एक साल बाद कर्नल माइल्स क्वार्ट्ज अपने अवतार शरीर में पुनर्जीवित होता है और अपने पुराने साथियों पर हमला करता है, जो उसकी ही तरह अवतार शरीर में पुनर्जीवित कराए गए थे। अब सभी अपनी खुद की नावी खाल में थे। क्वार्ट्ज को जल्द ही एक वीडियो देखने के बाद पता चलता है कि वो इस अवतार रूप में कैसे आया और किस तरह वो और उसकी टीम नावी के ट्री ऑफ सोल्स को फाड़ने के अपने मिशन में सभी मारे गए थे। पर क्वार्ट्ज को अपनी मौत नहीं याद है, और फिर क्वार्ट्ज जैक को खत्म करने के लिए अपने नए हथियारों को इकट्ठा करने के बाद क्वार्ट्ज एक टारगेट को ध्यान में रखते हुए पेंडोरा में एक टीम का नेतृत्व करने का फैसला करता है। आरडीए ने अब पेंडोरा में कॉलोनियां बना ली हैं और ब्रिज हेड सिटी नाम की एक बस्ती के साथ एक खनन आधार बनाया है। जैक आकाशवासियों के विमानों और आपूर्ति करने वाली ट्रेन पर हमला करने के लिए अपने इकरान की उड़ान भरकर कई नावियों का नेतृत्व करता है। नेतायम और लोग भी इस लड़ाई में शामिल होने की कोशिश करते हैं, पर एक बम धमाके की चपेट में आने से लोग घायल हो जाता है, जबकि नेतायम ने उसे इस लड़ाई में आगे जाने से मना किया था। जैक लोग को उठाकर वहाँ से लाता है और घर पर आकर दोनों भाइयों को डांटते हैं, खास कर नेतायम को, क्योंकि उन्होंने लोग की जिम्मेदारी नेतायम को दी थी। पूरा समूह अपने मुखिया जैक के साथ अपने कैंप पर आते हैं। जैक अपनी वाइफ नेत्री से इस लड़ाई को लेकर बात करता है कि कैसे इस लड़ाई से उनके बच्चों को खतरा है, और अगर आकाशवासी यहाँ आते हैं तो हमारे बच्चों की जान खतरे में है। इसी बीच स्पाइडर लोक और किरी के साथ ह्यूमन रिसर्च सेंटर में जाते हैं, जहाँ नॉर्म, स्पेलमैन और मैक्स पटेल इस रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। इस पेंडोरा पर बने रिसर्च सेंटर के अंदर स्पाइडर को छोड़कर नावी लोगों को ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अंदर का एटमॉस्फेयर अर्थ जैसा है, और वैसे ही इस रिसर्च सेंटर के बाहर स्पाइडर सांस नहीं ले सकता है, उसे भी बाहर ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो आकाशवासी है। किरी अपनी माँ ग्रेस से बात करती है, जो नावी अवतार में टैंक के अंदर है, पर तभी स्पाइडर उदास हो जाता है इस बात पर कि कम से कम उसके नावी दोस्त अपने माता पिता को जानते हैं, जबकि वो नहीं जानता है कि उसके माता पिता कौन थे। इधर क्वार्ट्ज अपनी टीम के साथ बेस पर पहुंचता है और जनरल फ्रांसिस आर्डमोर से मिलता है, जो उसके मरने के बाद से उसे अपने ऑपरेशन के बारे में अपडेट करती हैं। आर्मडोर ने उसे उमेटिकिया के उन लोगों के बारे में बताया कि कैसे वो वहाँ पर अपना ऊपरी हाथ हासिल कर सकते हैं। टीम ठीक उसी समय जंगल में पहुंचती है, जिस समय जैक के बच्चे और स्पाइडर वहां जंगल में खेल रहे थे, जबकि किरी प्रकृति की सुंदरता में डूबी हुई थी। बच्चों को क्वार्ट्ज और उसकी टीम के बारे में जब पता चलता है तो वो उनका पीछा करते हैं और अपने पिता जैक को इस बारे में बताते हैं। क्वार्ट्ज अपनी टीम के साथ पुरानी लैब में पहुँचता है, जहाँ उसे एक कंकाल मिलता है, जिसके चेहरे पर स्पाइडर की तरह मास्क लगा था। क्वार्ट्ज लगभग जान गया था कि वो कंकाल उसी का है, और इसीलिए वो उस कंकाल की खोपड़ी को फोड़कर अपना गुस्सा दिखाता है। क्वार्ट्ज की टीम बच्चों को पकड़ लेती है, जहां उसे पता चल जाता है कि ये जैक के बच्चे हैं, क्योंकि उनकी 5 उंगलियां थी। और जब क्वार्ट्ज स्पाइडर से मिलता है तो उसे एहसास होता है कि वो उसका लड़का है। सारे बच्चों को बंधक बनाकर क्वार्ट्ज आर्मडोर और उसके दस्ते को नीचे जंगल में आने को बोलता है, पर जब जैक और नेत्री को इस बारे में पता चलता है तो वो लोग सतर्क होकर अपने बच्चों को छुड़ाने आते हैं। वहाँ पहुँचकर दोनों क्वार्ट्ज को नावी शरीर में देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें देखते ही
उससे पहले वो गोलियां चलाते नेत्री क्वार्ट्ज की टीम को एक एक करके मार डालती है। जैक और नेत्री अपने बच्चों को क्वार्ट्ज की गिरफ्त से बचा लेते हैं, पर स्पाइडर को नहीं बचा पाते हैं और क्वार्ट्ज अपने बाकी जिंदा बचे साथियों के साथ स्पाइडर को पकड़ ले जाते हैं। आर्मडोर स्पाइडर को टॉर्चर करके जैक का पता जानने की कोशिश करती है। यहाँ तक वो जैक को जान से भी मार सकती थी, लेकिन क्वार्ट्ज उसे रोकता है और अपना विश्वास हासिल करने के लिए स्पाइडर के करीब जाने की कोशिश करता है और स्पाइडर को अपने मिशन पर उनके साथ चलने के लिए उसे मना लेता है, क्योंकि अगर क्वार्ट्ज ऐसा नहीं करता है तो वैज्ञानिक उस पर रिसर्च करेंगे। इधर जैक अपनी वाइफ नेत्री से इस बारे में बात करता है कि अब उन्हें कबीला छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वार्ट्ज के वापस आने से उन्हें निशाना जरूर बनाया जाएगा, जबकि नेत्री अपना घर नहीं छोड़ना चाहती है। पर जैक उसे समझाता है कि ये उनके बच्चों और बाकी कबीले वालों के लिए सबसे अच्छा होगा और वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से निर्दोष कबीले वाले मारे जाएं। नेत्री को जैक के इस फैसले को मानना पड़ता है, क्योंकि इसमें उसके बच्चों का ही भला था। जैक कबीले के नए मुखिया के रूप में एक नए योद्धा तरसेम को चुनता है, जो अब इस कबीले का मुखिया है, और वो नेत्री और अपने बच्चों के साथ कबीले को छोड़ देता है और अपने इकरान से उड़ान भरते हैं और नावी के मैट काइना कबीले के घर के लिए पूर्वी समुद्र तट की ओर जाते हैं। वहां पहुंचने पर वहां के कबीले वासी अपने मुखिया टोनोवारी और उसकी गर्भवती पत्नी रोनाल के साथ वहां पर इकट्ठा होते हैं। जैक अपने परिवार की खातिर वहां पर रहने के लिए टोनोवारी से आश्रय मांगता है। हालांकि रोनाल और वहां के आदिवासी जैक की बेटी को देखकर खतरा महसूस करते हैं, क्योंकि वो आदि मानवी मतलब नावी पूरी तरह से न होने पर वो इन पर शक करते हैं। उन्हें लगता है कि इनकी वजह से आकाशवासी इनके पीछे पड़ सकते हैं। हालांकि टोनोवारी तोरुक भक्तों की उपलब्धि का सम्मान करते हैं और जैक के परिवार को रहने की इजाजत देते हैं, और अपने बच्चों ओनुंग जो जैक के परिवार से नफरत करता है और सिरेया जिसे लोग को देखकर प्यार हो जाता है, उनको यहाँ के तौर तरीकों को समझाने का आदेश देते हैं ताकि वो उनके समुद्री परिवेश में रह सकें। क्वार्ट्ज और उनकी टीम स्पाइडर को जंगल में लेकर जाती है। स्पाइडर नावी भाषा के लिए अब उनका ट्रांसलेटर बन गया था, जिसे टीम अभी भी सीखने की कोशिश कर रही थी। क्वार्ट्ज जंगल में इकरान को पकड़कर उसे अपने काबू में करने की कोशिश करता है, जहां उसकी टीम को लगता है कि क्वार्ट्ज अब नीचे गिरकर मर चुका है, पर क्वार्ट्ज इकरान पर काबू कर लेता है और उसकी उड़ान भरता है। हालांकि ओमेटिकिया की तुलना में अधिक मजबूती से नहीं। इधर जैक के बच्चे ओनुंग और सिरेया के साथ ओनुंग के दोस्त रोटक्सो से भी मिलते हैं। यहाँ सिरेया से पता चलता है कि वो लोग भी इशारों की जबान से पानी के अंदर रहने वाले जीवों से बात करते हैं और वो उन जीवों से उसी तरह जुड़ते हैं जैसे ओमेटिकिया के लोग उनके जानवरों से जुड़ते थे। हालांकि जब लोग किसी जानवर से जुड़ने की कोशिश करता है तो वो लोग को पानी के अंदर से उसे खींच ले जाता है, जिससे वो गिर जाता है। इस बीच किरी का पानी के जीवों से बहुत लगाव हो जाता है और उनमें से एक से वो बातें भी करती है। जैक और नेत्री को सुरक उड़ाना सिखाया जाता है, जो हवा के साथ साथ पानी के अंदर भी चल सकता है। लोग की सिरेया के साथ नजदीकियां बढ़ जाती हैं, जो उसे सिखाती है कि पानी के अंदर अपनी सांसों पर काबू कैसे करें, और फिर वो उसे और उसकी बहनों को गहरे पानी के नीचे ले जाती है। हालांकि ओनुंग और रोटक्सो किरी से नफरत करते हैं, क्योंकि किरी को आधा इंसान और आधा नावी माना जाता है, और जब लोग ओनुंग को किरी से छेड़छाड़ करते देखता है तो वो उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से सबके बीच लड़ाई बढ़ जाती है। जब नेतायम आता है, जिसके बाद जैक अपने बेटों को इस लड़ाई के लिए डांटता है और खासकर लोग को ओनुंग से माफी मांगने के लिए बोलता है, क्योंकि वो यहाँ के मुखिया का बेटा था। जब लोग माफी मांगने के लिए ओनुंग के पास जाता है तो ओनुंग उसे शिकार पर चलने के लिए बोलता है, जो उसके बदले की भावना थी, जिसे लोग समझ नहीं पा रहा था। वो लोग को पानी में काफी दूर तक लेकर जाते हैं और उसे एक जीव का शिकार करने को बोलकर खुद सब वहाँ से भाग जाते हैं। लोग के वहाँ के जीवों का शिकार करने की वजह से अकुला नाम का एक जीव उसकी जान के पीछे पड़ जाता है। लोग अपनी जान बचाकर ऊपर जाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो जीव उसका पीछा नहीं छोड़ता है। आखिर में जब लोग की सांसें टूटने लगती हैं, तो वो मजबूर होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है,
है, पर उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। लोग को देखकर अकुला उस पर हमला करने चलता है, पर उसे मारने से पहले ही वेल जैसे एक जीव द्वारा लोग को बचा लिया जाता है। वो अकुला को एक झटके में ही मार देती है। इस वेल जैसे जीव को टुलकुन कहा जाता है, जिसका नाम पाइकन है। पाइकन लोग को पानी से बाहर लाता है। होश में आते ही उसे पाइकन के पंख में एक हार्पून फंसा हुआ दिखता है, जिसे वो निकाल देता है। जिसके बाद पाइकन लोग पर विश्वास करने लगता है और उसकी इशारों की बातों को भी समझता है। जैक किरी से बात करता है उसके बारे में जो कुछ हाल में हुआ, जिसकी वजह से वो कुछ अलग महसूस कर रही है, और साथ ही ये दावा करती है कि वो उनकी देवी आइवा के दिल की धड़कन को महसूस कर सकती है। पर जैक उसे विश्वास दिलाता है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। लोग को वापस दे कबीले के लोग सोच में थे, क्योंकि रीफ से आगे जाने वाला आज तक जिंदा कोई नहीं बचा। दोनों वारी को उसके बेटे की सच्चाई पता चलने पर वो उसे डांटते हैं, पर लोग यहाँ पर खुद की गलती बताकर ओनु को बचा लेता है। उसके बाद जैक लोग को बताता है कि उसकी इन हरकतों की वजह से उसके परिवार को शर्मसार होना पड़ा है। लोग के इस त्याग से ओनुंग लोग का सम्मान करता है। लोग अपने भाई बहन और साथ ही सिरिया को भी पाइकन के बारे में बताता है, लेकिन इस बात को सुनने के बाद वो लोग को बताती है कि पाइकन को अन्य टुलकुन से अलग कर निकाल दिया गया था, क्योंकि वो गद्दार है इसलिए। पर लोग असलियत बताता है, जिसे उसने पाइकन के साथ जुड़कर असल में पाइकन के साथ क्या हुआ बताता है। लोग पाइकन के बारे में मुखिया को बताता है, पर वो उसे गद्दार ही मानते हैं और लोग की एक भी नहीं सुनते हैं। लोग इस बात को सिरिया को बताता है, जिसे वो समझती है, पर उसके पिता इस बात को समझना नहीं चाहते हैं। उसके बाद सिरिया उन लोगों को उनके पूर्वजों के पास लेकर जाती है, ये दिखाने के लिए कि ग्रहण के दौरान भूमि कैसे दिखती है। वो उन्हें पानी के नीचे आत्माओं के मेटकाइना वृक्ष तक लेकर जाती है। वहीं पर जब किरी खुद को पेड़ से जोड़ती है तो वो अपनी माँ ग्रेस को देखती है और उनसे बात भी करती है, पर तभी किरी को एक भयानक दौरा पड़ता है, तो उसके भाई बहन उसे वापस किनारे पर लाते हैं। किरी की मदद करने के लिए जैक नॉर्म और मैक्स को बुलाता है, लेकिन नेत्री रोनाल्ड से मदद मांगती है, तो वो अपनी कोशिश से किरी को पुनर्जीवित करती है। नॉर्म जैक को बताती है कि कोई दृष्टि जो वो सोचती है कि वो देख रही है, तो वो फ्रंटल लोब मिर्गी का परिणाम हो सकता है, और अगर दोबारा उसे दौरा पड़ा तो वो जिंदा नहीं बच पाएगी। पर बदकिस्मती से क्वार्ट्ज की टीम के साथी लायल वैन फ्लीट को नॉर्म और मैक्स की लोकेशन से जैक के बारे में पता चल जाता है। क्वार्ट्ज जनरल से तबाही की इजाजत मिलने पर वो सीधे कैप्टन मिक स्कोर्सबी और डॉक्टर इयान गार्विन के शिप को अपने कब्जे में लेकर जैक की खोज के लिए निकलता है। कैप्टन मिक टुलकुन का शिकार करते हैं, जिनकी दवाओं से बुढ़ापे को रोका जाता है। मैट काइना अपने टुलकुन के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें रोनाल्ड और उसकी बहन रोआ भी शामिल है। जल्द ही क्वार्ट्ज और उनकी टीम दिखाई देती है, जो जैक और उसके परिवार के बारे में जानने के लिए एक मैट काइना महिला को धमकाते हैं और बड़ी ही बेरहमी से टुलकुन को मार डालते हैं। और जब क्वार्ट्ज उस महिला को जान से मारने का ऑर्डर देता है, तो स्पाइडर उसे बचाने की कोशिश करता है, तो क्वार्ट्ज मैट काइना निवासियों के घरों को आग लगवा देता है। जैक को पाने के लिए क्वार्ट्ज मैट काइना के लोगों को मारने का ऑर्डर देता है, ताकि जैक जहां भी छिपा हो वो बाहर निकल आए। एक बार फिर से जब लोग पाइकन से उसे बहिष्कृत करने का कारण पूछता है, तो पाइकन असलियत बताने के लिए अपने मुंह को खोलता है और लोग को अपने अंदर प्रवेश करने को बोलता है, ताकि लोग उससे जुड़कर अपनी आप बीती बता सके। लोग खुद को पाइकन से जोड़कर उसकी यादों को देखता है और देखता है कि उसने वेलर्स पर हमला किया, क्योंकि उन्होंने उसकी माँ और परिवार को मार डाला था। लोग इस नई जानकारी को मैट काइना के लोगों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे चुप कराने की कोशिश करता है, ताकि उन लोगों को मैट काइना से अलग न होना पड़ जाए। लेकिन फिर भी लोग इस बात को सिरिया को बताता है, जिस पर वो विश्वास करती है। इधर वेलर्स अपना हमला शुरू करते हैं, जहां हवा भरने वाले हार्पून की मदद से रोवा और बच्चों सहित टुलकुन के पंखों को छेद देते हैं, ताकि टुलकुन पानी के नीचे न जा सके। और उसी का फायदा उठाकर वेलर्स टुलकुन के दिमाग को निकालकर उसे मारकर वहां से चले जाते हैं। रोनाल्ड वहां पहुंचकर देखती है, जहां रोनाल्ड अपनी आत्मा बहन और उसके बच्चों को खोने पर वो तड़पती है। दोनों वारी और रोनाल्ड दर्जनों गुस्साए मैट काइना लोगों के साथ उन शैतानों
को उनकी भूमि पर लाने के लिए जैक की ओर अपने गुस्से को दिखाते हैं कि ये सारी तबाही जैक और उसके परिवार की देन है, जैसा कि वो जानते थे कि ऐसा होगा। जब जैक बताता है कि टुलगुन को वेलर्स ट्रैकर की मदद से उन्हें टारगेट करते हैं, मैट काइना के लोगों को बताता है कि उनमें से औरों को मारे जाने से पहले टुलगुन को सतर्क करें। इस बात को सुनने के बाद लोग पाइकन को सतर्क करने के लिए निकल पड़ता है। उसके भाई नेतायम के खिलाफ होकर सभी भाई बहन और सिरेया मिलकर पाइकन को ढूंढते हैं, जो पहले से ही एक ट्रैकर में फंसी है। नेतायम जैक को सतर्क करने के लिए संपर्क करता है, तो जैक और नेत्री अपने बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। जैक जिस लड़ाई से पीछे भाग रहा था, आज मैट काइना के बर्बाद होने के बाद उसे इस लड़ाई में कूदना पड़ा। वहीं वेलर्स बच्चों और टुलकुन के पीछे जाकर अपना हमला शुरू करते हैं और अब इस लड़ाई में जैक और नेत्री के साथ मैट काइना के योद्धा भी शामिल हैं। वहीं बच्चों को इस पाइकन के हमले में पकड़ लिया जाता है और फिर उन्हें जहाज पर बंदी बना लिया जाता है। जब जैक और कंपनी क्वार्ट्ज के जहाज के पास पहुंचते हैं, तो क्वार्ट्ज लोग को बंदूक की नोक पर लेकर जैक को आत्मसमर्पण करने को बोलता है। जैक खुद को तब तक आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार करता है जब तक कि पाइकन अपने आत्मा भाई यानी लोग को खतरे में नहीं देखता है, और इसीलिए वो पानी से बाहर निकलकर लोग को बचाने के लिए उनके शिप के ऊपर आ जाता है और कुछ वेलर्स को भी मार देता है, और नावी इसी का फायदा उठाकर हमला करते हैं। पाइकन और मैट काइना की मदद से वो ज्यादातर वेलर्स को मार देते हैं। स्कोर्सबी पाइकन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पाइकन उनकी नाव के चारों ओर उसी तार को लपेट देता है जिस तार से उसे पकड़ा जा रहा था, और इसी में स्कोर्सबी का एक हाथ टूट जाता है। बच्चे भाग जाते हैं और कीरी कुछ वेलर्स को मारने के लिए समुद्र के वातावरण में हेरफेर करती है। समुद्र के वातावरण में हेरफेर करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। अब स्पाइडर भी नावी परिवार में शामिल हो गया था। लड़ाई के बीच में नेतायम अपने भाई बहनों और उनके दोस्तों को बचाता है, लेकिन इसी बीच उसे गोली मार दी जाती है। परिवार नेतायम को लेकर एक चट्टान पर पहुंचता है, जहां वो नेतायम की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने घावों के कारण दम तोड़ देता है। नेत्री अपने बेटे को खोने पर रोती है। क्वार्ट्ज जैक से संपर्क करके उसे बताता है कि उसके पास बंधक के रूप में कीरी और टुक है। जैक अंतिम तस्लीम के लिए नेत्री, स्पाइडर और लोग के साथ डूबते जहाज की ओर जाता है। नेत्री नेतायम के प्रतिशोध में क्वार्ट्ज की टीम को बड़ी बेरहमी से मार डालती है। जब इस लड़ाई में जैक टुक को छुड़ा लेता है, तो क्वार्ट्ज मौके पर ही कीरी की गर्दन पर चाकू रख देता है, तो नेत्री कीरी को बचाने के लिए स्पाइडर की गर्दन पर चाकू रखती है। हालांकि क्वार्ट्ज उसे अपना बेटा मानने से इनकार करता है, जो असल में उसी का बेटा है, लेकिन नेत्री द्वारा स्पाइडर को उसके सीने से काटने के बाद वो मानता है कि वो उसी का बेटा है और कीरी को छोड़ देता है। नेत्री अपने बच्चों को सुरक्षा के लिए वहाँ से ले जाती है, और जैक इस लड़ाई को खत्म करने के लिए क्वार्ट्ज को खत्म करने का फैसला करता है। परिवार को पानी के नीचे फंसाते हुए जहाज पूरी तरह से नीचे आना शुरू हो जाता है। जैक क्वार्ट्ज से तब तक लड़ता है जब तक कि वो उसे पानी में डुबोकर मार नहीं देता है। जब क्वार्ट्ज का पानी में दम घुट जाता है और जैक पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो जैक पानी में बिना सांस के बेहोश होने लगता है। लेकिन लोग अपने पिता को पाता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है, तो जैक उसे उसके बिना जाने को बोलते हैं, क्योंकि जैक को नहीं लगता है कि वो उसे बचा पाएगा। लेकिन लोग अपने पिता को सांस लेने में मदद करता है, जिस तरह से सिरेया ने उसे सिखाया था, और फिर दोनों पाइकन के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। इस बीच कीरी, नेत्री और टुक जो जहाज के अंदर फंस जाती हैं, उन्हें बचाने के लिए वहाँ से बाहर निकलने के लिए वो पानी के नीचे के जीवों को बुलाती है। इधर जब स्पाइडर क्वार्ट्ज को पानी के अंदर डूबा हुआ देखता है, तो वो उसे बचाने के लिए तैरता है, लेकिन वो उसे पानी से बाहर निकालकर वो उसे उसके बुरे कर्मों के लिए छोड़ देता है, और फिर जैक के परिवार में फिर से शामिल हो जाता है, और जैक आधिकारिक तौर पर उसे एक बेटे के रूप में ले जाता है। जैक टोनोवारी और मैट काइना से विदाई लेने के लिए तैयारी करता है, लेकिन वो जैक को बताता है वो और उसका परिवार अब मैट काइना है और उनका यहाँ रहने के लिए स्वागत है। तब परिवार नेतायम का अंतिम संस्कार करता है, जहाँ उसका शरीर ट्री ऑफ सोल्स को दिया जाता है, और उन्हें बताया जाता है कि वो अब आइवा के साथ हैं। आइवा जो नावी की इष्ट देवी हैं। फिर जैक और नेत्री खुद को पेड़ से जोड़ते हैं, जहाँ वो यादों के माध्यम से नेतायम को पाते हैं। फिर जैक इस जमीन को अपने परिवार के नए घर के रूप में पहचानते हुए लड़ाई को जारी रखने
और उनकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।